जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दोस्तों एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th भूगोल के मिड टर्म प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इस पेपर को प्रीवियस ईयर का जो पेपर है मिड टर्म का उसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। एक एक शब्दों को एक एक सवाल को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ताकि आपके आने वाले जो पेपर है मिड टर्म के जो शुरू होने वाले हैं दोस्तों 27 तारीख से, आप लोग उसमें अच्छा परफॉर्म कर सको। ना केवल मिड टर्म के अंदर आपका जो प्री बोर्ड हो और आपके जो मेन बोर्ड पे आप लोग का जो टारगेट हो उसमें आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। तो हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन भी करेंगे और मैं आपको साथ ही साथ ये बताता भी रहूँगा कि आपके लिए कौन सा सवाल आपके पेपरों में जो है पूछा जा सकता है। आपको उस टॉपिक को तैयार कर लेना है दोस्तों। तो अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ आप लोग एक काम कीजिए। वो क्या काम करना है आपको कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार, और बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मैं आप लोग को जो है गाइड करता हूँ, आप लोग को बेहतर पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आप लोग को जो है पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये देखिए पूरा पेपर है आपका प्री बोर्ड का, सॉरी मिड टर्म का, ठीक है। 70 मार्क्स का पेपर होगा क्योंकि 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, 3 घंटे का आपका पेपर होता है दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में, वो भी कौन सी क्लास का, क्लास 12th ज्योग्राफी का। आज हम लोग प्री बोर्ड का पेपर पूरा सॉल्व करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 30 तक हम लोग सारे सवालों को देखेंगे, एमसीक्यूज को देखेंगे, 2 नंबर 3 नंबर जो भी सवाल होते हैं सबको तमाम तरीके से बढ़िया तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको जैसे प्रश्न पत्र मिले आप लोग को पहले पढ़ना है कि भाई टोटल कितने क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन आपको देखने हैं टोटल, और साथ ही साथ में क्या देखना है कि कितने सेक्शंस के अंदर इसको बांट रखा है। प्रश्न नंबर 1 से 17 तक जो है आपका ऑप्शन वाले सवाल होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले, एक एक अंक के होते हैं। फिर 18 से लेकर 19 जो होते हैं आपके, वो आपके 3 नंबर के होते हैं दोस्तों, है ना। आपको पैसेज दिया होगा उसको पढ़ करके आपको सॉल्व करना है। फिर प्रश्न नंबर 20 से 23 तक जो होते हैं आपके 3-3 नंबर के होते हैं, जिसमें आपको लिखने पड़ेंगे 80 से 100 शब्द, तब आपको जाकर के 3 नंबर मिलेगा। प्रश्न नंबर 24 से लेकर 28 तक जो होते हैं आपके 5-5 अंकों के सवाल होंगे दोस्तों, और इसमें आपको जो है प्रत्येक प्रश्न के अंदर आप जब उत्तर लिखोगे तो 120 से लेकर 150 शब्दों में आपको जो है उत्तर को लिखना है। उसके बाद में फिर आपके 2 जो है मानचित्र के सवाल होंगे, प्रश्न नंबर 29 और 30। प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंकों का होगा, ठीक है। तो ये आपको पूरा पेपर डिवाइड कर रखा है इन्होंने, इस तरह से आपको देखना है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के खंड ख जो है, सॉरी खंड क जो है यानी सेक्शन है, इसको शुरू करते हैं, जिसके अंदर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इसको शुरू करते हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, हो जाइए तैयार। पहला सवाल क्या बोल रहा है, पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा जो है विश्व में जनसंख्या का जो परिवर्तन हो रहा है ना, जनसंख्या बढ़ रही है दोस्तों, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है। तो इसमें से आपको बताना है, इन 4 ऑप्शन इसमें आपको ढूंढ करके बताना है। तो क्या क्या रीजन है दोस्तों कि विश्व की जनसंख्या जो इतना परिवर्तन आ रहा है, उसके अंदर बदलाव आ रहा है दोस्तों, तो उसके पीछे क्या कारण है। क्या उसके कारण शिक्षा कारण है दोस्तों, शिक्षा की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर औद्योगिकरण के कारण ऐसा हो रहा है, या फिर नगरीकरण के कारण ऐसा हो रहा है। तो इस प्रश्न नंबर पहले का जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों, आपका प्रवास। प्रवास का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रवास का मतलब होता है जब इंसान अपना मूल स्थान छोड़ देता है ना, मूल स्थान छोड़ करके किसी दूसरे इलाके में जा करके, किस चीज़ के लिए दोस्तों, रोजगार के लिए, ठीक है, बेहतर शिक्षा के लिए दोस्तों, ठीक है, अवसर के लिए, जब अपना क्षेत्र छोड़ करके जब वो दूसरे क्षेत्र में रहने के लिए जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रवास बोलते हैं। जैसे हम लोग हैं, जैसे मेरा मूल निवास कहाँ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ ताकि मेरे को बेहतर एजुकेशन मिल सके, नौकरी मिल सके, तो मैंने अपने क्षेत्र को छोड़ दिया, मैंने प्रवास किया। इसलिए इसी तरह से जो है विश्व की जनसंख्या किस वजह से जो है परिवर्तन आ रहा है दोस्तों, तो प्रवास की वजह से आ रहा है। लोग जो है अपने स्थान को छोड़ करके दूसरी जगहों पर जा रहे हैं, तो जिससे क्या हो रहा है, जनसंख्या के अंदर परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो पहले का आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रवास। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 क्या बोलता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सिंचाई का एक सकारात्मक प्रभाव है। यानी कि हम लोग को पता है कि भैया राजस्थान को जल देने के लिए, ठीक है, एक भारत सरकार ने एक नहर शुरू किया था, जिसको बोलते हैं हम लोग इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र, ठीक है। अब इस नहर के अंदर पानी कहाँ से आता है, तो आप लोग एक बार इसमें आपको देखिए, ये ध्यान से देखिए। हम लोग को पता है दोस्तों कि पंजाब के अंदर जो है 5 नदियाँ बहती है। कौन सी नदियाँ बहती है दोस्तों, 5 नदियाँ बहती है, ठीक है। पंजाब के अंदर बहुत सारा जो है वाटर रिजर्वायर है, बहुत सारा पानी है। तो भारत सरकार ने क्या किया कि भाई जो पंजाब वाला एरिया है ना, ये देखिए हरिके बैराज जो है, जहाँ पर सतलुज नदी है और बाकी सब रिवर जो इसके अंदर आकर के मिल जाती है, तो यहाँ पर बहुत सारा पानी है। तो भारत सरकार ने बोला कि क्यों ना जो है यहाँ से हम लोग एक कैनाल खींचे, एक नहर बनाए, जो उस नहर को जो है हम लोग राजस्थान का जो जैसलमेर एरिया है, जो बिल्कुल सूखा एरिया दोस्तों, है ना, हम लोग को पता है कि राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान है जो पूरा रेगिस्तान है दोस्तों, तो यहाँ पर पानी की जरूरत, पानी होता नहीं है, बारिश अच्छी होती नहीं यहाँ पर, लेकिन पानी तो यहाँ के लोगों को भी चाहिए। तो भारत सरकार ने जो है पंजाब से सीधे एक कैनाल खींची, एक नहर खींची,
ठीक है। और इस नहर के अंदर पानी कहाँ से आ रहा है? इस नहर के अंदर पानी आ रहा है जो पंजाब के अंदर जो नदियाँ बहती है, सतलुज नदी है जो हरिके बैराज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से सीधे कैनाल खींचा गया, जिसका नाम क्या रखा दोस्तों? जिसका नाम रखा गया इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। तो ये इसलिए खींचा गया ताकि जो राजस्थान है ना आपका, पश्चिमी राजस्थान, जो बिल्कुल सूखा एरिया है दोस्तों, ड्राई एरिया है, यहाँ पर जो है लोग पानी यहाँ से इस कैनाल की सहायता से क्या ले सके दोस्तों? पानी ले सके और सिंचाई वगैरह कर सके, ठीक है। तो इसलिए जो ये कैनाल बनाया गया था, यानी पूरे राजस्थान के अंदर एक कैनाल बना रखा है दोस्तों, ठीक है। आप लोग ये मैप की सहायता से देख सकते हैं। तो यही बोल रहा है कि भैया कैनाल जो बना है इंदिरा गांधी नहर जो कमान क्षेत्र सिंचाई के लिए बना है, तो इसका एक सकारात्मक प्रभाव क्या है दोस्तों? इससे क्या फायदा हो रहा है दोस्तों? तो बताना आप लोग को इससे क्या फायदा हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या फायदा हो रहा है दोस्तों? तो इससे सबसे बड़ा फायदा हो रहा है क्या कि कृषि की उत्पादकता में क्या हो रही है दोस्तों? वृद्धि हो रही है। अब आसानी से जो है राजस्थान के किसान क्या कर सकते हैं? सिंचाई कर सकते हैं। अब जब सिंचाई होगी तो फसलें क्या हो जाती हैं दोस्तों? बेहतर हो जाती है। तो इसका सबसे सकारात्मक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो क्या है दोस्तों? इस कैनाल की वजह से कि भाई यहाँ की जो कृषि उत्पादकता में क्या है? वृद्धि है। पहले किसान कम अनाज उगाते थे, पानी की किल्लत की वजह से उनके अनाज मर जाते थे, सूख जाते थे। लेकिन जब से ये कैनाल का निर्माण किया गया है तब से क्या दोस्तों? कृषि की उत्पादकता में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो इसी तरह से जो है हम लोग को प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ना है, उसका उत्तर देना है, ठीक है दोस्तों। हाँ, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर, ये देखिए क्वेश्चन जो है आप पेपर पूरा इंग्लिश के अंदर भी है, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 क्या बोलता है दोस्तों? तो एक रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा है। रिपोर्ट का नाम क्या है? ब्रटलैंड रिपोर्ट। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जानी जाती है, ठीक है। तो भाई किस चीज़ के लिए जानी जाती है ब्रटलैंड रिपोर्ट? तो आप लोग को पता होना चाहिए भैया। ब्रटलैंड रिपोर्ट नाम, इन्होंने क्या बात बोली थी कि भाई आवर कॉमन फ्यूचर, क्या बोला था इन्होंने? आवर कॉमन फ्यूचर की बात की थी, ठीक है। तो इसलिए आपको याद होना चाहिए कि भैया इन्होंने जो है बोला था कि अगर हम लोग संसाधनों को ठीक तरीके से संरक्षित कर पाए ना तो हमारा फ्यूचर क्या है? एक ही जैसा ही होगा। तो ब्रटलैंड रिपोर्ट किसके बारे में बात करती है? आवर कॉमन फ्यूचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 4 के बारे में दोस्तों। तो देखिए ये जनजातियों के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से जनजातियों में से भरमौर जनजाति क्षेत्र में किसकी अधिकता है दोस्तों? मतलब कौन से जो है किस जाति की जो अधिकता मानी जाती है भरमौर जनजाति क्षेत्र के अंदर? तो आपको बताना है भाई किसकी मानी जाती है अधिकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गद्दी समुदाय। आप लोगों ने सुना होगा जो गद्दी समुदाय है, ठीक है। तो इनकी जो है आपका अधिकता माना जाता है, तो ठीक है। तो आप लोग कई सारी जनजातीय ट्राइबल्स ग्रुप्स वगैरह इंडिया के अंदर, वो आप लोग पढ़ के जाइएगा, एक एक नंबर में पूछ लेता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद आप लोग से प्रश्न नंबर 5 क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में सबसे पहले चाय बागान की शुरुआत की गई थी? यानी कि चाय की खेती या चाय के बागान सबसे पहले भारत के अंदर कौन सी जगह पर लगाए गए थे? ये देखिए आप लोग ध्यान से देखिए चाय बागान कैसे होते हैं, ठीक है। ये देखिए चाय की पूरी खेती हो रही है ना। चाय के बागान, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती है ना दोस्तों, तो वहाँ पर चाय के बागान, वहाँ पर चाय की खेती की जाती है। तो सबसे पहले भारत के अंदर कौन से जगह पर जो है चाय बागान स्थापित किए गए थे? ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि चाय बागान जो है अंग्रेजों ने भारत के अंदर स्थापित किया था, ठीक है, अपने फायदे के लिए, क्योंकि चाय की खेती से वो लोग बहुत पैसा कमाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम की ब्रह्मपुत्र घाटी के अंदर। कहाँ दोस्तों? असम की जो है आपकी ब्रह्मपुत्र घाटी के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? असम की ब्रह्मपुत्र घाटी के अंदर, ठीक है। आप क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी बहती है तो वहाँ से जो है पानी वानी की सुविधा बहुत अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है असम के अंदर सबसे पहले जो है किया गया था, ठीक है। हाँ, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। प्रश्न नंबर 6 क्या बोलता है दोस्तों कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का जोड़ा कपास उत्पादन में अग्रणी है? ठीक है, बताने कि कौन सा जो 2 राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा क्या उगाते हैं दोस्तों? कपास उगाते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि कपास जो होता है कौन सी मिट्टी के अंदर हो दोस्तों? तो ये कपास होता है आपका काली मिट्टी के अंदर। किसके अंदर होता है दोस्तों? काली मिट्टी के अंदर होता है, ठीक है। और आप लोग जो है आराम से यहाँ से, अगर आप लोगों ने कक्षा 11 के अंदर मृदा वाला चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो इस सवाल का उत्तर आप ऐसे भी निकाल सकते हो। कपास के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए दोस्तों? काली मिट्टी चाहिए, ठीक है। अब बताइए काली मिट्टी कौन कौन से राज्यों के अंदर पाई जाती है? अगर आप यहाँ से एलिमिनेट करना भी शुरू करोगे ना, तो देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर काली मिट्टी तो पाई नहीं जाती। वहाँ पर तो आपको पता कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? तो वहाँ पर आपकी खनिज वाली मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी जहाँ की लाल लाल होती है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, पीली मिट्टी पाई जाती है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु तो आंसर नहीं होने वाला है। पंजाब हरियाणा के अंदर काली मिट्टी कब से पाई जाने लगी? पंजाब हरियाणा के अंदर तो आपका जो है उपजाऊ पूरी जमीन है, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर जो है आपकी अच्छी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, है ना, जो गंगा नदी वाली मिट्टी होती है वो पाई जाती है आपकी। उसके बाद में राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहाँ का इलाका तो बिल्कुल सूखा सूखा है दोस्तों, यहाँ पर तो रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र जो है दोस्तों आपका, महाराष्ट्र जो है पूरा आपका दक्कन के अंदर आता है। किसके अंदर आता है दोस्तों? दक्कन के अंदर। और दक्कन का निर्माण किससे हुआ? ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गुजरात और महाराष्ट्र। तो यहाँ पर जो मिट्टी होती है कैसी पाई जाती है दोस्तों? काली मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ काली मिट्टी जो होती है किसके लिए फायदेमंद होती है? कपास के लिए फायदेमंद होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र जो है वो सबसे ज़्यादा जो है कपास का उत्पादन करते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 7 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 क्या बात कर रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक
धरातलीय और भौमजल का सर्वाधिक उपयोग करता है। बताना कि कौन सा सेक्टर भारत के अंदर जो है आपका जो ग्राउंड वाटर का सबसे ज़्यादा यूज़ वो सेक्टर करता है, ठीक है। जो ज़मीन के अंदर जो जल है, ठीक है, वाटर जो है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पर किया जाता है, तो आपको बताना है क्या इसका यूज़ सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के अंदर किया जाता है, फैक्ट्री के अंदर, ऊर्जा के अंदर किया जाता है, कृषि के लिए किया जाता है, या फिर घरेलू कामों के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग को पता है दोस्तों कि भारत के अंदर जो है आपका 80% जो जनसंख्या है, 80% जो लोग हैं वो आपका रोजगार कहाँ प्राप्त करते हैं, कृषि के अंदर प्राप्त करते हैं। और पूरे भारत की जनसंख्या जो वर्तमान में हो सकी है दोस्तों 1 अरब 40 करोड़ के समथिंग में। तो इन सबका भरण पोषण करना, इनको सबको अनाज देना है। तो सबसे ज़्यादा पानी कहाँ लगता है, सबसे ज़्यादा पानी लगता है आपका कृषि के अंदर, ठीक है, क्योंकि कृषि पे बहुत बोझ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कृषि, यानी कि धरातली और भूमजल, यानी कि जो ग्राउंड वाटर होता है सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है, एग्रीकल्चर के अंदर होता है दोस्तों, है ना। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। ये देखिए इंग्लिश के अंदर आपका पूरा पेपर है। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 के बारे में। प्रश्न नंबर 8 क्या बोलता है दोस्तों कि भारत में हरियाली जल संभर विकास परियोजना, ठीक है, एक परियोजना चलाई गई थी, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रायोजित की गई थी। भाई किसने इसको स्पॉन्सर किया था या किसने इसको जो है स्टार्ट किया था। तो क्या इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, केंद्र सरकार ने, या राज्य सरकार ने, या आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिला प्रशासन ने, या गैर सरकारी संगठनों ने। तो आपको जो है बताना है कि भारत में जो हरियाली यानी ग्रीनरी वाला जो जल संभर विकास क्षेत्र है इसको किसने स्टार्ट किया था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए भैया कि इसको किसने स्टार्ट किया था। इसको स्टार्ट किया था आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसने किया था दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हरियाली जल संभर विकास परियोजना किस चीज़ के लिए शुरू किया गया था। आप लोग शब्दों से भी इसको पढ़ करके आसानी से जो है इसका आंसर दे सकते हो। तो मैं आप लोगों को केवल पेपर सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, मैं आप लोग को टेक्निक भी बता रहा हूँ कि आप लोग को जब आपको पेपर मिलेगा तो आप लोग किस तरह से जो है सवालों को पढ़ना है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं दिखानी है, सवालों को बेहतर तरीके से पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके आप आंसर को जो है निकाल सकते हो। आगे बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 के बारे में। प्रश्न नंबर 9 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्राकृतिक पोताश्रय और सबसे बड़ा समुद्री पत्तन है, ठीक है। तो आपको पोर्ट से सवाल पूछा गया है। तो सवाल को पढ़ने से पहले एक बार आप लोग को जो है भारत के अंदर कौन कौन से जो है समुद्री पत्तन पाए जाते हैं, जिसको हार्बर स्पोर्ट्स वगैरह बोला जाता है, वो देख लेते हैं। तो देखिए पोर्ट्स वहीं पर पाए जाएंगे जहाँ पर समुद्री इलाका होगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो इसलिए जो है सारे जितने भी आपके भारत के अंदर पोर्ट्स वगैरह हैं, पत्तन वगैरह हैं, वो सब कहाँ पर है, दक्षिण भारत के अंदर है। तो यहाँ पर ये देखिए सब दक्षिण, ये हमारा जो है प्रायद्वीपीय भारत है। तो देखिए सबसे पहला आपका आता है दोस्तों, आपका आता है मुंबई के अंदर, मुंबई पोर्ट, ठीक है। हाँ, तो ये देखिए ये मुंबई का पोर्ट है। उसके बाद में आता है मोर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट, ये आपका गोवा के अंदर पाया जाता है। फिर आता है आपका बेंगलुरु, या कर्नाटक के अंदर पाया जाता है। फिर आता कोच्चि, कोच्चि कहाँ पाया जाता है दोस्तों, केरला के अंदर पाया जाता है। फिर उसके बाद में आता है आपका तूतीकोरिन, ठीक है, जिसको वीओ चिदम्बरम पोर्ट बोला जाता है, तो आपका तमिलनाडु के अंदर आता है। फिर आपका चेन्नई, ठीक है, एन्नोर कामराज पोर्ट आता है। उसके बाद में आता है सबसे फेमस आपका विशाखापत्तनम पोर्ट, ये किधर है दोस्तों, तो ये आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है। फिर पारादीप आता है, पारादीप आपका उड़ीसा के अंदर है। फिर सबसे फेमस आता है आपका कोलकाता पोर्ट, ये आपका पश्चिम बंगाल के अंदर है। तो कुल मिलाकर के ये आपके जो है भारत के अंदर समुद्री पत्तन पाए जाते हैं। फिर एक सबसे फेमस है आपका गुजरात के अंदर कांदला पोर्ट, ठीक है, कांदला पोर्ट गुजरात के अंदर, ये आप लोग याद रखिएगा। तो सवाल अब क्या बोल रहा है, अब आप लोग को जो है पता चल चुका है इंट्रोडक्शन। अब सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्राकृतिक पोताश्रय है, सबसे प्राकृतिक है, नेचुरल, जो प्रकृति ने खुद बना दिया है, ठीक है, इंसानों को उस पर कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। तो प्राकृतिक अगर पोताश्रय की आपकी बात की जाए तो कौन है दोस्तों, तो ये आपका मुंबई वाला, मुंबई जो पत्तन है ना, ये खुद अपने आप ही इसका निर्माण हो चुका है, ठीक है। प्रकृति ने जो है इस समुद्री पत्तन का निर्माण किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, समुद्री पत्तन, ठीक है। अब देखिए इस वाले पेपर के अंदर आपसे इसके बारे में पूछ दिया, अगले पेपर में हो सकता है किसी और पत्तन के बारे में सवाल पूछ दे। तो इस तरह से आप लोग को जो है तैयार करना है। आगे बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 क्या बोलता है कि भाई सन 2016 और 17 में भारत में निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके अंतर्गत सर्वाधिक निर्यात किया गया था। हम लोग को पता है कि भाई हर देश जो होता है कुछ चीज़ों का आयात करता है, यानी कि कुछ चीज़ें जो विदेश से खरीदता है, और फिर कुछ चीज़ें जो है विदेशों को क्या करता है, निर्यात करते हैं। आयात का मतलब होता है खरीदना, निर्यात का मतलब होता है बेचना। तो बताना है कि भाई 2016-17 में जो है भारत ने कौन सी सामान का जो है सबसे ज़्यादा निर्यात किया था, यानी सबसे ज़्यादा सामान बेचा था। तो भाई कौन सा चीज़ है सबसे ज़्यादा बेचा था भारत ने 2016-17 के अंदर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा विनिर्मित वस्तुएं। किसकी, क्या दोस्तों, विनिर्मित, यानी देश के अंदर जो है बहुत सारे कच्चे माल को जो है फैक्ट्रीज के अंदर बना करके जो है उन सामानों को जो है हम लोगों ने क्या किया था दोस्तों, एक्सपोर्ट किया था। तो विनिर्मित वस्तुओं को जो है हम लोगों ने सबसे ज़्यादा इसका निर्यात किया था, ठीक है। हाँ, कच्चा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम ये तो हम लोग खरीदते हैं दोस्तों, ये हम लोग कहाँ बना पाएंगे, हमारे पास तो है ही नहीं। बस 2-3 जगह है भारत के अंदर जहाँ से थोड़ा बहुत पेट्रोल निकलता है, एक तो बम्बई हाई हो गया और एक आसाम का डिगबोई हो गया। उसके बाद में अयस्केम खनिज,
ये हमको खुद इसकी ज़रूरत पड़ती है, हम लोग खुद आयात करते हैं। कृषि एवं समवर्गीय उत्पाद, इसका हमारे देश के अंदर जैसे खुद इतनी सारी जनसंख्या है, तो कृषि सारा तो वहाँ पर चला जाता है, कृषि का उत्पाद तो बच जाता है आपका विनिर्मित उत्पाद, तो इसी को हम लोग जो है बेचते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 क्या बात कर रहा है कि भाई भूमि प्रदूषण के निम्नलिखित स्रोतों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सबसे उपयुक्त विकल्प का क्या करना है दोस्तों, हमें चयन करना है। यानी कि भू प्रदूषण के बारे में जो है 4 बातें लिख रखी हैं, तो बताना है कि कौन सा सही है। सबसे पहली बात क्या है दोस्तों कि अनुचित मानवीय क्रिया है दोस्तों, क्या ये सही है दोस्तों। फिर सेकंड बात कर रहा है कीटनाशकों एवं उर्वरकों का क्या होता है, उपयोग होता है, तभी तो भैया ज़मीन जो है प्रदूषित हो रही है, क्योंकि हम किसान जो है फिर आम आदमी जो है खूब सारा केमिकल ज़मीन के अंदर डाल रहा है, जिससे मिट्टी प्रदूषित हो रही है। सिंचाई के लिए भूमजल का उपयोग या फिर अशोधित औद्योगिक अपशिष्ट का निपटान, ठीक है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा जो है भू प्रदूषण के लिए जो है जिम्मेदार है दोस्तों, इसके अंदर कारण। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या क्या बात कर रहा है भैया, ये बात कर रहा है विकल्प फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ के बारे में। यानी कि ये 3 विकल्प हैं जो जिम्मेदार है। पहला फर्स्ट, अनुचित मानवीय क्रियाएं, मानव जो है बहुत गलत क्रिया कर रहा है, जिसकी वजह से जो है जमीन का क्या हो रहा है दोस्तों, भूमि का क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। उसके बाद में क्या है दोस्तों, उसके बाद में सेकंड, कीटनाशकों का उपयोग की वजह से जो है जमीन क्या हो रहा है दोस्तों, प्रदूषित हो रहा है। आप लोग समझिए इस तरह से, किसान जो होता है खेतों के अंदर खूब सारे केमिकल वगैरह डालता है, ठीक है। अब वो केमिकल जब वो सिंचाई करता है तो केमिकल पानी के अंदर घुलते हैं। कुछ केमिकल जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं दोस्तों, आपके चले जाते हैं ज़मीन के अंदर, ठीक है, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। कुछ केमिकल जो होते हैं वो नदियों में बह जाते हैं बारिश की सहायता से, तालाबों के अंदर। तो इस तरह से क्या है कि हमारा पूरा पर्यावरण क्या हो जाता है दोस्तों, प्रदूषित हो जाता है। फिर उसके बाद में प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 4, ये भी क्या बोलता है दोस्तों कि अशोधित औद्योगिक अपशिष्ट निपटान का नहीं हो पाता। उद्योगों से जो है, इंडस्ट्रीज वगैरह से जो बहुत बड़े केमिकल्स वगैरह, गंदे गैसेज वगैरह निकलती हैं, उसका हम लोग अच्छी तरह से फिल्टर नहीं कर पाते, उसका निपटान नहीं कर पाते, तो वो लोग भी जो है नाले में बह जाते हैं, जिससे कि वो मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, ज़मीन के अंदर मिल जाता है, और क्या हो जाता है दोस्तों, हमारा भू प्रदूषण हो जाता है। इस तरह से जो है आप लोग का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 11 भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 जो है दोस्तों कथन, अभिकथन और कारण वाला सवाल है, ठीक है। तो देखिए क्या अभिकथन और कारण दे रखा है। तो भाई पहले पढ़ते हैं हम लोग अभिकथन के बारे में। खनिज निक्षेपों से युक्त औद्योगिक क्षेत्र संघनन जनसंख्या वाले हैं, ठीक है, ये आपका अभिकथन दे दिया। अब हम बात करते हैं कारण के बारे में कि खनन और औद्योगिक क्रियाकलाप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। भाई जो खनन है, जो इंडस्ट्रीज, माइनिंग इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रीज है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, इस तरह के काम लोगों को क्या देते हैं दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट देते हैं। ये बात तो सही करा था, ये बात तो सही है। इसलिए बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं, इसलिए जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन क्षेत्रों में काम करने का प्रयास करते हैं। तो भाई अभिकथन क्या बोल रहा है, अभिकथन आपका बोल रहा है कि खनिज निक्षेपों से युक्त औद्योगिक क्षेत्र सघन जनसंख्या वाले हैं। हाँ भाई ये बात सही है कि भाई जो खनिज निक्षेपों से युक्त बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, जिसके अंदर खनिज वगैरह का यूज़ बनाया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग लगे पड़े हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्यों लगे पड़े हैं, उसके पीछे उसके लिए कारण दे रखा है। इसलिए लगे पड़े हैं क्योंकि भैया देश के अंदर खनन और औद्योगिक क्रियाकलाप रोजगार के लिए बहुत अच्छे अवसर हैं, ठीक है, इसलिए लोग इसमें जाकर के काम धंधा करते हैं। तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है कि भाई कथन और कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन कारण जो है आर कथन की सही व्याख्या है। मतलब जो है कारण जो है अभिकथन की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर पा रहा है। तो इसका राइट आंसर, दोनों ही जो है कथन बहुत बढ़िया है और कारण जो है अभिकथन की सही तरीके से क्या कर रहा है दोस्तों, व्याख्या कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। प्रश्न नंबर 13 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किसे तृतीयक गतिविधि माना जाता है। अब आप लोगों ने ज्योग्राफी की किताब के अंदर पढ़ा है कि भैया प्राथमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। तो बताना है कि इन 4 विकल्पों में से कौन सा विषय जो है वो आपका किसके अंदर आता है, तृतीयक के अंदर आता है। किसके अंदर आता है दोस्तों, तृतीयक गतिविधि। तो हम लोगों को पता है तृतीयक जो होता है वो सेवा क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है दोस्तों, सेवा क्षेत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में सर्विस सेक्टर के बोलते हैं, है ना, जिसके अंदर बैंकिंग, हॉस्पिटल, डॉक्टर, पुलिस ये सब आते हैं। तो इसमें से ढूंढिए। पशुपालन तो आ जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र, कृषि के अंदर आ जाएगा, कृषि ऑटोमेटिकली अपना प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आ जाएगा। औद्योगिक काम आपका द्वितीय क्षेत्र के अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नल साजों का कार्य, प्लम्बर का कार्य। प्लम्बर क्या देता है दोस्तों, सर्विस देता है, काम करता है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, आपका तृतीयक क्षेत्र के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा दोस्तों, तृतीयक क्षेत्र के अंदर, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को प्रश्नों को डील करना है। फिर दोबारा देखिए अभिकथन और कारण वाला सवाल आ गया है। तो अभिकथन दे रखा है और पढ़ना है उसको और कारण देखना है। रहने के लिए झुग्गी बस्तियाँ
न्यूनतम वांछित आवासीय क्षेत्र, यानी कि बहुत ही एक तरह से लोअर एरिया है जहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर सुविधाएं नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं, न्यूनतम वांछित आवासीय क्षेत्र है। ये बात तो सही है दोस्तों। अब देखिए इसके लिए कारण क्या दे रखा है, कारण को पढ़िए एक बार। झुग्गियाँ में अनियमित जल होता है, ठीक है, वहाँ पर ठीक तरीके से जल को निकालने की व्यवस्था नहीं होती है। पेयजल, शौचालय, प्रकाश आदि आधारभूत सुविधाओं का क्या होता है दोस्तों, अभाव होता है। तो भाई दोनों पॉइंट्स क्या हैं दोस्तों, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन और कारण दोनों ही क्या है दोस्तों, सही है ना। क्या बोल रहे हैं कि भाई झुग्गी जो होते हैं वो रहने के लिए ठीक जगह नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर भैया पानी की सुविधा नहीं होती है, गंदा पानी निकलने की सुविधा नहीं होती, शौचालय की सुविधा नहीं होती, प्रकाश की सुविधा नहीं होती, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहे हैं कि भैया दोनों सही हैं, कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है भैया, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रश्न नंबर 14 को भी डील कर लिया। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 के बारे में, ठीक है। हाँ, तो प्रश्न नंबर 15 को देखिए। प्रश्न नंबर 15 क्या बोलता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 आपका बोलता है कि ये आपको एक सिद्धांत दे रखा है, ठीक है, ग्राफ दे रखा है, इसको पढ़ करके जो है आपको प्रश्न नंबर 15, 16, 17 को क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं वर्तमान में जो है आपका जो है जन्म दर के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, कौन से देश की जन्म दर ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको आप लोग को बहुत ध्यान तरीके से देखने का प्रयास करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। देखिए क्या बोल रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ग्राफ देख लिया होगा। तो प्रश्न नंबर 15 क्या बात करता है कि भाई, प्रश्न नंबर बात करता है 15 कि जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। तो कौन सा कथन सही है दोस्तों कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या है सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता, उच्च मर्त्यता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ए। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 के अंदर क्या बात कर रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 के अंदर बात कर रहा है कि जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था पर निम्नलिखित में से कौन सा लागू होता है, सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है। तो इसका सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा दोस्तों, तो इसका सबसे उपयुक्त विकल्प होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है कि भाई द्वितीय अवस्था मर्त्यता दर में कमी के रूप में चिन्हित होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोग को पेपरों के अंदर ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग को जो है ग्राफ को देख करके बढ़िया तरीके से उसका क्या करना है, उत्तर देना है। देखिए प्रथम अवस्था के बारे में दिखा रहा है, द्वितीय अवस्था के बारे में और तृतीय अवस्था के अंदर। तो इसी तरह से जो आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा और आप लोगों को उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों का जो है प्रश्न नंबर 15 और 16 और आखिरी सवाल देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17। इसको देख लेते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनांकी के संक्रमण की अंतिम अवस्था की विशेषता है। भाई जो सबसे अंतिम अवस्था थी, ये जो थी सबसे अंतिम अवस्था, ठीक है, स्टेज 3, इसकी क्या विशेषता है दोस्तों। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर आपका हो रहा है दोस्तों लो फ्लक्चुएटिंग हो रहा है, यानी कि कम जो है चीज़ों का गिरावट हो रहा है, ठीक है। ये देखिए निम्न जो है उतार चढ़ाव बहुत कम है, ठीक है। तो ये जो है इसकी खास बात है। तो इसको एक बार इसका देख लेते हैं। तो इसकी खास बात क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 की, प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि क्या बोल रहा है कि जनांकीय संक्रमण की निम्नलिखित में से किस अवस्था के अंतर्गत, ये सवाल था। ये रहा। क्या खास बात है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था की विशेषता है। तो क्या विशेषता है दोस्तों इसकी विशेषता है कि इसके राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि प्रजननशीलता, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये क्या बोलता है कि भाई प्रजननशीलता और मतर्त्यता दोनों में पर्याप्त रूप से क्या आ रही है, गिरावट आ रही है। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है, ये देखिए किस तरह से जो यहाँ पर क्या आ रही है दोस्तों, गिरावट आ रही है। तो इसी को जो बताना है। प्रथम अवस्था के अंदर दोस्तों जो आपका मतर्त्यता दर थी सबसे हाई थी, सेकंड के अंदर धीरे धीरे लो हो रही है और थर्ड के अंदर बिल्कुल गिरावट आ जाती है। तो इसी तरह से आप लोग को पढ़ करके इसका आंसर देना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 18 और 19 क्या था दोस्तों कि आपको जो है 2 पैसेज दिए जाएंगे और उस पैसेज को जो है अनुच्छेद को पढ़ करके आपको उत्तर देना है, ठीक है। हाँ, और कुछ इसके अंदर करना नहीं है। तो एक बार जो है पैसेज को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए प्रदूषण के बारे में पैसेज दिया गया है, ठीक है। प्रदूषण के बारे में आप लोगों को बेहतर तरीके से इस पैसेज को पढ़ना है। तो ये देखिए एक बार आप धीरे वीडियो को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। ये है आपका पैसेज, इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, फिर इसके प्रश्न को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर पहला क्या बोल रहा है 18.a कि दोराला के लोगों द्वारा सामना की जाने वाली कौन कौन सी समस्या है। तो इसके अंदर जो दोराला के लोगों को केस स्टडी दिया गया है, तो कौन कौन सी समस्या लोग फेस करते हैं वहाँ पर। तो भाई सबसे पहली समस्या क्या है यहाँ पर कि भाई पानी की समस्या है, ठीक है।
और जो वहाँ का पानी है ना, वहाँ के पानी के अंदर जो है बहुत सारा केमिकल्स वगैरह है, ठीक है। जो धातु वगैरह होती है ना, धातु वगैरह से निकलने वाला जो रसायन है वो पानी को क्या कर रहा है दोस्तों, प्रदूषित कर रहा है। तो पहली समस्या तो ये होगी दोस्तों, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है कि भाई इस गांव का भूजल भारी धातुओं के संपर्क से क्या हो चुका है, संदूषित हो चुका है, ठीक है। इसका कारण है दोराला के अंदर क्या है दोस्तों, उद्योग वगैरह लगा रखा है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये होगी दोराला की। उसके बाद में सेकंड प्रॉब्लम क्या है दोराला के लोगों की, कि दोराला की पारिस्थितिकी की गिरती दशा, यानी कि जो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी उनका जो डाउन हो रहा है, गिरती दशा के पुनर्भरण के लिए किए गए उपायों का वर्णन कीजिए। भाई उसको ठीक करने के लिए क्या किया जा रहा है वहाँ पर, पर्यावरण को ठीक करने के लिए जो है क्या किया जा रहा है दोराला के अंदर। तो भाई क्या किया जा रहा है भाई, उसके बाद में लोगों को विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से उनको प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद में क्या प्रॉब्लम्स क्या आ रही है इनके साथ में दोस्तों, इनके साथ में प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं भैया, सरकारी गैर सरकारी संगठनों द्वारा जो है लोगों को क्या दिया जा रहा है दोस्तों, रोजगार वगैरह दिया जा रहा है, ठीक है। और ऊपरली टंकी की क्षमता जो है दोराला के अंदर क्या की जा रही है, बढ़ाई जा रही है, जिससे कि लोग क्या कर सके दोस्तों, ये देखिए ऊपरली टंकी की क्षमता बढ़ाई गई है, ठीक है। समुदाय को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जा सके। 900 मीटर की अतिरिक्त पाइपलाइन बिछाई गई है, ठीक है। गांव के गादयुक्त तालाब को साफ किया गया है, जिससे कि वहाँ गंदगी ना हो, और इसे गाद मुक्त करने के लिए पुनः जल से भर दिया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो वहाँ पर अच्छी की जा रही हैं। फिर अगला सवाल क्या पूछ रहा है दोस्तों, इसी पैसेज से अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि दोराला के लोगों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार के लिए, यानी कि वहाँ के लोगों का हेल्थ अच्छा हो जाए, ये चीज़ सुनिश्चित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर परख कीजिए। यानी कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये सब क्या कर रही है वहाँ पर, तो कई सारी चीज़ें कर रही हैं दोस्तों। ग्रामीण समुदाय और जनप्रतिनिधियों ने आपस में बैठ करके जो है स्वास्थ्य समस्याओं पर क्या किया दोस्तों, टिकाऊ बातचीत की है दोस्तों, है ना। और क्या बात की दोस्तों इन लोगों ने, और इन्होंने बात क्या करी है कि एनजीओ ने घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य पर क्या किया, इन्होंने सर्वेक्षण करना शुरू कर दिया दोस्तों, है ना। वहाँ के लोगों का भाई हेल्थ चेकअप करने के लिए। ये देखिए लिखा हुआ है इसके अंदर कि भैया घर घर जाकर के जो एनजीओ के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य स्तर में क्या सर्वेक्षण किया है, ताकि वो लोग स्वस्थ रहें, है ना। और उन संगठन ग्रामीण समुदाय और जनप्रतिनिधियों ने आपस में बैठ करके समस्याओं के लिए टिकाऊ समाधान ढूंढने का डिसाइड किया दोस्तों। तो ये आपको जो है पैसेज मिलेगा, आप लोग को पैसेज के अंदर ये आंसर होगा, आप लोग को पढ़ के अच्छी तरह से आंसर देना है, ठीक है। ये तो आप लोग के लिए बोनस क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के सवाल आप लोग को छोड़ने नहीं चाहिए। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 के बारे में। तो आपको देखिए एक आपको मैप दे रखा है, ठीक है। इस मैप को आपको अच्छी तरह से देखना और प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। तो ये देखिए स्वेज कैनल के बारे में आप लोगों ने सुना है ना, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी जो नहर है, क्या बोलते हैं दोस्तों, स्वेज नहर, ठीक है, जो इजिप्ट के अंदर है। तो स्वेज नहर का ये आपको पिक्चर दे रखा है और आपसे जो है प्रश्न पूछ रखा है, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल क्या पूछ रहा है दोस्तों, पहला सवाल है कि भाई स्वेज नहर का निर्माण किस देश में किया गया, भाई कौन से देश के अंदर स्वेज नहर का निर्माण किया गया है। तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों कि स्वेज नहर का निर्माण कहाँ किया गया है। तो स्वेज नहर का निर्माण आपका किया गया दोस्तों, कहाँ किया गया, जल्दी बताइए आप लोग। तो स्वेज नहर का निर्माण आपका किया गया दोस्तों इजिप्ट के अंदर। कहाँ किया गया दोस्तों, इजिप्ट के अंदर, जिसको हम लोग मिस्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मिस्र बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए ये आपको पूरा जो एरिया है ना, ये मिस्र वाला एरिया है, ठीक है, मिस्र वाला। उसके बाद में अगला सवाल क्या पूछ रहा है दोस्तों आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि मानचित्र ए और बी के रूप में चिन्हित पत्तनों के नाम बताएं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक जो पत्तन है, ठीक है, पत्तन। उसके बाद में ऑप्शन ये बी, ये दो पत्तनों के नाम बताने हैं। तो भैया ए वाला जो पत्तन है इसको बोलते हैं पोर्ट सईद। क्या बोलते हैं दोस्तों, पोर्ट सईद नाम है इसका, ठीक है, पोर्ट सईद, ठीक है, हाँ पोर्ट सईद। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वाला एरिया इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा सागर है, ये जो आपको सागर दिख रहा है ये सागर है, ये कौन सा सागर है, इस सागर का नाम बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। फिर ऑप्शन जो बिंदु पी है, ये बी है, ये कौन सा पोर्ट है, तो इसको बोलते हैं पोर्ट स्वेज। क्या बोलते हैं दोस्तों, पोर्ट स्वेज, ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरह से आपसे कोई और भी पूछ लेगा। फिर उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 क्या बोलता है, प्रश्न नंबर 3 बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए स्वेज नहर के महत्व के किन्हीं दो कारणों की बात करनी कि भाई अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार आजकल आप लोग देख रहे हो उसमें जो है स्वेज नहर की क्या भूमिका है। तो भाई बहुत सारी भूमिका है भैया। यूरोप के हिंद महासागर से एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करता है ना। यूरोप वाले जो हैं, ये सारे यूरोप वाले हैं, ये स्वेज नहर की सहायता से कहाँ आते हैं दोस्तों, हिंद महासागर के अंदर आते हैं। कहाँ आते हैं दोस्तों, हिंद महासागर के अंदर आके फिर ये लोग अफ्रीका जाते हैं, ठीक है, आपका फिर ये एशिया के अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये पहला इंपॉर्टेंस ये हो गया। फिर उसके बाद में ये यूरोप तथा दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य समुद्री मार्ग की दूरी को क्या करता है, घटाता है। स्वेज नहर से पहले लोगों को कहाँ से घूम के आना पड़ता था दोस्तों, स्वेज नहर से पहले जो है, मान लीजिए कि ये हमारी दुनिया है, ये आपका अफ्रीका पेनिसुला है दोस्तों, है ना, और यहीं पर जो है स्वेज नहर बनाया गया आपका। फिर यहाँ से इंडिया शुरू हो जाता है दोस्तों, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नहीं तो इससे पहले आपका यूरोप है। इससे पहले जो यूरोपीय थे किधर से आते थे दोस्तों, इससे पहले जो यूरोप वाले लोग थे
वो आपका पूरा इस तरह से घूम के आते थे, दक्षिणी अफ्रीका से घूम के आते थे, केप ऑफ गुड से आते थे, फिर ये लोग एशिया के अंदर प्रवेश करते थे। लेकिन जैसे स्वेज नहर खुल गई तो ये लोग सीधे यहाँ से ऐसे ऐसे करके इंडिया के अंदर एंट्री कर जाते हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदा हो गया, तो ये आपको फ़ायदे बताने हैं, ठीक है। समय की खपत करता है दोस्तों, समय को जो है कम करता है ये, ठीक है। ईंधन की खपत कम करता है। तो ये जो है सारे तमाम आंसर हैं इसके, स्वेज नहर खुलने से क्या क्या फ़ायदे हो गए। तो ये हो गया दोस्तों आपका। अब हम बात करेंगे लघु प्रश्नों के बारे में, लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, जो आपका 20 से लेकर 23 है। प्रत्येक जो सवाल आपका कितने मार्क्स का होगा, 3 नंबर का होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसको फिर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपका क्या है दोस्तों, याद रखिएगा 3 नंबर के सवालों में आपको कम से कम जो है 120 शब्द लिखने पड़ेंगे, 120 से लेके 150 शब्द लिखने पड़ेंगे। 3 नंबर का सवाल है तो एटलीस्ट आपको 10-10 पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे, तब आपको जो है पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भैया कि भाई प्रकृति अवसर तो प्रदान करती है, मानव उसका क्या करता है, उपयोग भी करता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे प्रकृति का क्या हो जाता है, मानवीकरण हो जाता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे प्रकृति को जो है मानव प्रदूषित कर देता है, ठीक है, संसाधनों को बिल्कुल निचोड़ लेता है। तो यही आपको बताना है कि इस कथन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, 3 नंबर का सवाल है। तो इसके अंदर आप कई सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं कि भैया किस प्रकार से जो है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए मानव जो है बेहतर और अधिक सक्षम टेक्नोलॉजी का विकास करता है, ठीक है। जैसे कि सूरज से उसने सोलर एनर्जी बना दिया, प्रकृति ने उसको नदियाँ दिया, जल दिया तो जल से उसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना दिया, ठीक है। प्रकृति ने उसको कई सारे खनिज दिए, खनिज के अंदर परमाणु दिया, परमाणु से क्या बना लिया दोस्तों, उसने जो है परमाणु से भी एनर्जी बना लिया। उसके बाद में क्या है, वे अभाव की अवस्था से आज़ादी की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। पहले तो वो अभाव में रहते हैं, मानव पहले किस में था, अभाव में, पहले मानव अंधकार में रहता था। लेकिन उसके बाद में जो है प्रकृति ने जो है उसको क्या दिखाया दोस्तों, उसको जो है दिमाग दिया ताकि जो है वो कोयले से जो है बिजली बना सके, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वो संभावनाओं को जन्म देता है। तो प्रकृति हम लोग को संसाधन देती है, क्या देती है दोस्तों, संसाधन देती है, जिससे कि हम लोग अपना जीवन क्या कर पा रहे हैं, आसान कर पा रहे हैं। और क्या बात कर सकते हैं इसके अंदर कि भाई लेकिन मानवीय क्रियाओं की जो छाप सर्वत्र है, उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य, विश्राम स्थल, विशाल नगरीय प्रसार खेल, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने जो है बना दी है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर बताने की किस प्रकार से जो है हम लोगों ने प्रकृति के तमाम संसाधनों का उपयोग किया है, ठीक है। ये आप इसके अंदर बात कर सकते हैं प्रश्न नंबर 20 के अंदर। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 के अंदर। प्रश्न नंबर 21 क्या बात कर रहा है दोस्तों, तो ये बात करता है कि भाई मानव के विकास के लिए आधारभूत जरूरत उपागम के प्रमुख पहलुओं की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। भाई मानव का विकास है तो आधारभूत कौन कौन सी फंडामेंटल नीड्स हैं दोस्तों, तो उसके बारे में हम लोग को क्या करना, बात करना है। तो उसके अंदर आप कई सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं दोस्तों कि भाई आधारभूत उपागम के मूल रूप अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था कि भाई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, तो इसने बात किया था कि भाई इंसान को जो है कुछ बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आपका हेल्थ हो गया दोस्तों, ठीक है, स्वास्थ्य के अंदर इसके अंदर बात कर सकते हैं। उसके बाद में एजुकेशन बात कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोग भोजन, ILO ने बोला था कि भाई भोजन बहुत ज़रूरी है एक इंसान की ज़रूरत के लिए, स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो आप इस सवाल के अंदर बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सवाल जो है उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से डील कर लो कि भाई आधारभूत जरूरत के उपागम कौन कौन सी, आधारभूत जरूरत की कौन कौन सी चीज़ें हमारी हैं, ठीक है। इसी के विकल्प में एक सवाल दे रखा है कि भाई मानव विकास के कल्याण उपागम के प्रमुख पहलुओं की व्याख्या कीजिए। ये भाई मानव के विकास के लिए, कल्याण के लिए कौन कौन सी चीज़ों की जो है बहुत ज़रूरत है। तो इसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं भैया, सेम चीज़ इसके अंदर भी आएगी। इसके अंदर भी आपको क्या आएगा दोस्तों, स्वास्थ्य की सुविधा आएगी, शिक्षा की सुविधा आएगी दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा आएगी इसके अंदर, सुख साधनों पर जो है आपको पैसा लगाना पड़ेगा। इसके अंदर जो है और भी कई सारी चीज़ें इसके अंदर लिख सकते हो कि भाई सरकार किस तरह से जो मानव का कल्याण कर सकता है, अलग अलग निधियाँ, अलग अलग पॉलिसीज़ बना करके। तो इस सवाल का भी जो आप लोग अच्छी तरह से डील कर सकते हो, ठीक है। 3 नंबर में तो कम से कम आपको 10 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 22 के बारे में। प्रश्न नंबर 22 क्या बात करता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 बोलता है कि भारत में गुंचित बस्तियों की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो ये आप लोग का जो है ज्योग्राफी में एक चैप्टर, ये बस्तियाँ, सेटलमेंट्स करके, तो उससे सवाल पूछे कि भारत में जो गुंचित बस्तियों की प्रमुख विशेषता बतानी है। तो भाई गुंचित बस्तियाँ क्या होती है दोस्तों, तो भाई गुंचित बस्तियाँ होती हैं कि भाई ये घरों का एक संयत अथवा संकुलित रूप निर्मित क्षेत्र होता है, ठीक है। यह क्षेत्र स्पष्ट रूप से चारों ओर फैले खेतों के अंदर होता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कई सारे फार्म हाउस वगैरह होते हैं, दूर दूर तक कोई घर नहीं है, एक बड़े से एरिया के अंदर केवल एक घर पाया जाता है, फिर काफ़ी दूरी पे जो है दूसरे घर पाए जाते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, गुंचित बस्तियाँ बोलते हैं, है ना। एक घर यहाँ पर होगा, फिर एक घर यहाँ पर होगा, इस तरह से जो है। और क्या विशेषता आप लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ऐसी बस्तियां प्राय जो होती हैं उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तर पूर्वी राज्यों में कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों, ठीक है। आपका जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन सब एरिया के अंदर पाई जाती है। लोग सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा कारणों से संयत गाँव में रहते हैं, ठीक है।
तो और भी कई सारी चीज़ें आप इसके अंदर बता सकते हो, यानी कि आपको गुंचित बस्तियों की विशेषता पता होनी चाहिए। अगला इसी से रिलेटेड पूछा है कि भाई परीक्षित बस्तियाँ क्या होती हैं, परीक्षित बस्तियों के बारे में आपको विशेषताएं बतानी है। तो परीक्षित बस्तियाँ क्या होती है दोस्तों, भैया एकाकी झोपड़ियों की पल्ली के रूप में दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। ये सुदूर जंगलों में छोटी पहाड़ियों की ढालों पर खेतों अथवा चरागाहों के रूप में पाई जाती हैं। आप लोगों ने हिल स्टेशन देखे होंगे, क्या देखे होंगे दोस्तों, हिल स्टेशन। आप लोग कभी उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश जाओगे तो वहाँ पर देखोगे पहाड़ों के ऊपर जो है लकड़ियों के घर बने होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, परीक्षित बस्तियाँ बोलते हैं। उसके बाद में और क्या लिख सकते हो दोस्तों कि बस्ती का चरम निक्षेपण प्राय भूभाग और निवास योग्य क्षेत्रों के आधार पर अत्यधिक विखंडित प्रकृति के कारण होता है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से राज्यों के अंदर ये परीक्षित बस्तियाँ पाई जाती है, तो आपका पाया जाता है दोस्तों ये मेघालय के अंदर। किधर पाया जाता है, मेघालय राज्य के अंदर, ठीक है। उसके बाद में उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, केरला के अंदर, ठीक है। तो ये आपका परीक्षित बस्तियों के उदाहरण हो गए। प्रश्न नंबर 23 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 23 क्या बात कर रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 बोलता है आपका कि भारत में सौर ऊर्जा के संभावनाओं के बारे में बात कीजिए। भाई भारत के अंदर सौर ऊर्जा का मतलब क्या होता है दोस्तों, सोलर सिस्टम, यानी कि सूरज की प्रकाश से जो है ऊर्जा बनाने को क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। हम लोग को पता है कि भाई सूरज की जो किरणें होती हैं, सूरज की किरणें जो होती हैं आपको हीट प्रदान करती हैं। क्या प्रदान करती हैं दोस्तों, हीट। तो उस हीट से जो है हम लोग क्या बना सकते हैं, एनर्जी बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सोलर प्लेट्स वगैरह से क्या बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, ठीक है। ये बिजली, इस सूरज की किरणें जब सोलर प्लेट्स वगैरह पे पड़ती हैं तो वो क्या जनरेट करता है दोस्तों, वो क्या करता है, बिजली जनरेट करता है दोस्तों। क्या करता है, जनरेट बिजली। और इस बिजली को जो है हम लोग बैटरी के अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में बात करना है। तो क्या क्या इसके अंदर विशेषताएं हो सकती है भैया, तो देखिए सबसे पहला तो क्या है कि भारत कैसा देश है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय, यानी कि हम लोग को पता है कि भैया 23 डिग्री कर्क रेखा ऊपर और 23 डिग्री नीचे मकर रेखा के बीच में सूरज की किरणें सबसे ज़्यादा पड़ती हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है संभावना है सौर ऊर्जा के बारे में, और भारत इसी क्षेत्र के अंदर आता है दोस्तों, है ना। तो पहला बात तो ये हो गया। और क्या बोल सकते हैं भैया, फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी की मदद से सूर्य के प्रकाश से हम क्या बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। तो जो सोलर प्लेट्स जो बिजली बनाते हैं कौन सी विधि से बनाते हैं, फोटोवोल्टाइक विधि से, ठीक है। और क्या बात कर सकते हैं दोस्तों कि सौर तापीय प्रौद्योगिकी अन्य सभी गैर नवीकरणीय स्रोतों की तुलना में सबसे क्या है, प्रॉफिटेबल है दोस्तों। ये लागत प्रतिस्पर्धा, यानी कि इस पर लागत भी थोड़ी सी कम लगती है। उसके बाद में दोस्तों इसको हम कई सालों तक यूज़ कर सकते हैं। कोयला कहाँ पर हम लोग, कोयला अगर कोयले जला करके बिजली बनाएंगे तो क्या जनरेट करेगा दोस्तों, तो जनरेट करेगा प्रदूषण, हमारी हवा को ख़राब करेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम सूरज से बिजली बनाएंगे तो उसमें कोई प्रदूषण नहीं हो रहा दोस्तों, ठीक है। और देखिए भारत के अंदर, भारत का जो आपका पश्चिमी एरिया है जिसके अंदर आपके कौन कौन से राज्य आते हैं दोस्तों, इसके अंदर आपके जो है राजस्थान आता है। कौन सा राज्य आता है दोस्तों, राजस्थान है, गुजरात है दोस्तों। तो इन एरिया के अंदर जो है कई सारी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर जो है सालों साल धूप पड़ती है दोस्तों, ठीक है। क्या पड़ती है दोस्तों, सालों साल धूप पड़ती है। तो यहाँ पर जो है अच्छी तरह से जो है सोलर का यूज़ हम लोग बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं दोस्तों, कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला एरिया होगा आपका, गुजरात वाला एरिया हो गया, मध्य प्रदेश वाला एरिया हो गया। तो यहाँ पर सूरज की किरणें जो है मतलब सालों साल पड़ती हैं, यहाँ पर खूब गर्मियाँ पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग सोलर के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सौर ऊर्जा का विकास कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको सौर ऊर्जा के बारे में बताना था कि क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसके अंदर आपको क्या लिखना है। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 24 से लेकर प्रश्न नंबर 28 के बीच में। इसके अंदर जो है आपको 5 सवालों को डील करना है, और प्रत्येक जो सवाल होगा आपका 5 नंबर होगा। अगर 5 नंबर का सवाल है तो कम से कम आपको 160-70 शब्द लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर 5 नंबर का सवाल है तो कम से कम आप 13-14 पॉइंट लिखिए, तब आपको जो है 5 के 5 नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 के बारे में। प्रश्न नंबर 24 क्या बोलता है, प्रश्न नंबर 24 बात कर रहा है कि भाई विश्व में आदिकालीन निर्वाह कृषि, ठीक है, की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। हम लोग को पता है कि भैया प्राचीन समय में जो प्राचीन मानव हुआ करता था, खेती करने का जो तरीका था बहुत ही कैसा था, प्रिमिटिव था दोस्तों, ठीक है, प्राचीन था दोस्तों। तो उसी की विशेषताएं बताने कि भाई किस तरह से जो है आदिकालीन यानी बहुत प्राचीन समय में किस तरह से खेती होती थी, तो उसकी विशेषताएं आप लोग को इसके अंदर जिक्र करना है। तो कैसे खेती करता था दोस्तों, तो आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं झूम खेती। क्या बोलते हैं दोस्तों, झूम खेती, ठीक है। झूम खेती का मतलब नहीं होता कि वो झूम झूम कर खेती करते, नहीं। झूम खेती का मतलब होता है कि किसान जो होता है या फिर जो भी अनाज उगाने वाला होता है वो किसी जंगल को साफ कर देता है दोस्तों, और वहाँ पर जो है जंगल को जला करके दोस्तों वहाँ पर कृषि करता है। फिर कुछ समय के बाद जो है वो दूसरे जंगल के अंदर जाता है, फिर वहाँ पर सेम प्रक्रिया करता है, वहाँ पर जंगलों पेड़ पौधों को काट करके जला करके जो है कृषि करता है। तो इसी को जो है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कई स्थानों में स्थानांतरण कृषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्थानांतरण। फिर कई स्थानों में हम लोग इसको कर्तन दहन कृषि बोलते हैं, ठीक है, कर्तन दहन कृषि बोलते हैं इसी के अंदर। फिर कई स्थानों में इसके हम लोग शील कृषि बोलते हैं, है ना। तो पहला चीज़ तो ये हो गया कि वो लोग जो है कर्तन दहन कृषि करते थे। उसके बाद में और क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि खेतों का आकार बहुत छोटा होता था, यह खेती पुराने औजारों जैसे लकड़ी के औजार से
ठीक है। लकड़ी के औजार से जो है खेती की जाती थी। उसके बाद में कुदाली का उपयोग किया जाता था। फावड़े द्वारा जमीन को खोदा जाता था। जब मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता था तब कृषक क्या करता था, भूमि को छोड़ देता था, ठीक है, और भूमि को साफ कर कृषि करते थे, ठीक है। तो इस तरह की कृषि कहाँ पर पाई जाती थी, आपका उत्तरी पूर्वी राज्यों के अंदर, ठीक है। इसे झूम कृषि बोला जाता है। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखोगे तो अमेरिका के अंदर, मैक्सिको के अंदर इसको मिल्पा बोला जाता है। मलेशिया और इंडोनेशिया के अंदर इसको लादांग बोला जाता है। तो आपको ये विशेषताएं बतानी है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसी के विकल्प वाले सवाल को, जिसका जो बोल रहा है कि विश्व में वाणिज्यिक पशुधन पालन की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, ठीक है। पशुपालन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसके अंदर हम लोग पशुओं को पालते हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है गाय को, भैंस को, मुर्गी को, ठीक है, उनके मांस के लिए, उनके दूध के लिए हम लोग पालते हैं। तो जो है अब इसको क्या कर दिया गया, इसका वाणिज्य हो गया, कमर्शलाइजेशन हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखोगे तो कई सारे ऐसे देश हैं जो इन जानवरों को जो है एनिमल हस्बेंड्री को बहुत बड़े स्तर पर करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग को बात करनी है। तो जैसे कि क्योंकि इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि बड़े बड़े फार्मों को हम लोग बनाते हैं, ठीक है, और छोटी छोटी इकाइयों में जो इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। फिर इसके लिए इनके लिए चराई का क्षेत्र बनाते हैं दोस्तों, है ना। इसमें एक ही प्रकार के पशुपालन की विशेषता होती है, जैसे कि दूध के लिए दोस्तों हम लोगों ने गाय भैंस को, भेड़ को, घोड़े, मांस के लिए भेड़ को, ठीक है, घोड़े तथा बकरियां आदि हम लोग पालते हैं। इनको जो है मांस के लिए, खाल के लिए इनकी, ठीक है, स्किन के लिए, ऊन के लिए, ठीक है। तो इन लोगों को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इनको पालते हैं। तो सबसे ज़्यादा इनका जो है कहाँ पर किया जाता है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो है आपका एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन सबसे ज़्यादा आपका होता है न्यूजीलैंड के अंदर। कहाँ होता है दोस्तों, न्यूजीलैंड के अंदर। उसके बाद में फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, फिर अर्जेंटीना के अंदर, उरुग्वे, यूएसए। तो ये जो तमाम देश हैं ये क्या करते हैं दोस्तों, ये आपका करते हैं दोस्तों पशुपालन ज़्यादा करते हैं। तो इस वाले सवाल में जो आप लोग इस तरह से, और बाकी कुछ अपने पॉइंट्स भी आप लोग इस सवाल के अंदर जो आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 25 के बारे में। इसके बारे में दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 के बारे में, प्रश्न नंबर 25 क्या बोलता है, प्रश्न नंबर 25 बात कर रहा है कि भाई विश्व में जो है बड़े पैमाने पर विनिर्माण उद्योगों की मुख्य विशेषताओं का क्या हम लोग को विश्लेषण करना है। तो मैंने आप लोग को बताया था विनिर्माण का मतलब क्या होता है कि भाई प्राथमिक क्षेत्र से आप कच्चा माल लेके आइए, प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल ला करके जब आप औद्योगिक क्षेत्र यानी कि द्वितीयक क्षेत्र के अंदर उस कच्चे माल से आप कोई उत्पाद बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, विनिर्माण बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इसके अंदर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर आप लिख सकते हो कि भाई विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का उपयोग इसके अंदर होता है, ठीक है। विशाल शक्ति के साधन है इसके अंदर आपको श्रमिक लगेंगे। आप लोग देखते हो फैक्ट्री के अंदर लेबर्स की जरूरत पड़ती है। इसके अंदर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, इसके अंदर आपको पड़ेगी तकनीक की जरूरत। किसकी तकनीक की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। अगर आप लोग जो है गेहूं से ब्रेड बनाओगे तो गेहूं से ब्रेड बनाने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए दोस्तों, मशीन होनी चाहिए, और उसको काम करने के लिए आपके पास कारीगर होने चाहिए, ठीक है। बड़े पैमाने पर क्या होता है दोस्तों, प्रोडक्शन होता है, उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है। फिर इसके अंदर आपको क्या और चाहिए होगा, इसके अंदर आपको पैसा चाहिए होगा, पूंजी चाहिए होगा दोस्तों, है ना। और क्या चाहिए होगा दोस्तों, और भी कोई अगर आपको पॉइंट इसके अंदर सोचता है तो आप लोग इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 25 भी, कि भाई बड़े पैमाने पर विनिर्माण उद्योग स्थापित करने की कौन कौन सी विशेषताएं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 26 के बारे में। प्रश्न नंबर 26 क्या बात कर रहा है दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर 26 बात कर रहा है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय, ये रहा आपको प्रश्न नंबर 26, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड देशों के लिए जो है हानिकारक भी हो सकता है यदि वह अन्य देशों पर निर्भरता अपनी बढ़ा दे तो, ठीक है। अगर कोई देश किसी चीज़ के लिए अगर दूसरे देश पर बिल्कुल तरह से डिपेंडेंट हो जाएगा तो जो है उसके लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। मान लीजिए कि कल को जो है उस देश ने जो है, उदाहरण के तौर पर समझते हैं, ठीक है, उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे मान लीजिए ए कोई देश है और बी कोई देश है, ठीक है। ए जो देश है वो बी से जो है बहुत सारा सामान खरीदता है, ठीक है, और मान लीजिए कि कल को जो है बी देश से ए देश का क्या हो गया, दुश्मनी हो गया, तो उसने सामान बेचना बंद कर दिया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए देश को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जो है निर्भरता हम लोग को नहीं करनी चाहिए। तो इसके अंदर आप क्या क्या पॉइंट लिख सकते हो प्रश्न नंबर 26 के अंदर, तो इसके अंदर आप लिख सकते हो कि भैया इससे विकास के असमान स्तर को बढ़ावा मिलता है दोस्तों। विकसित देश प्राय अल्प विकसित देशों को क्या करेगा, शोषण करेगा, ज़्यादा दाम में आपको सामान बेचेगा, ठीक है। अगर आप नहीं खरीदोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा क्योंकि कोई दूसरा देश आपको देने वाली नहीं सामान। ये युद्ध का कारण बन सकता है दोस्तों, ठीक है। विश्वव्यापी जो व्यापार होता है जीवन अनेक पक्षों को प्रभावित करता है, ठीक है। और तो ये तमाम चीज़ें जो आप लोग इस पॉइंट्स के अंदर लिख सकते हो। आप लोग जो है भारत चीन का उदाहरण भी दे सकते हो, पाकिस्तान का उदाहरण दे सकते हो। तो इस तरह के सवालों को आपको इस तरह से लिखना, बाकी आप स्वयं के पॉइंट्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 के बारे में। प्रश्न नंबर 27 क्या बोलता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 27 बात कर रहा है कि भारत में जनसंख्या का अत्यधिक असमान स्थानिक वितरण किस प्रकार भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक कारकों के साथ इसके घनिष्ठ संबंधों को दर्शाता है। हम लोग को पता है भैया हमारा जो प्यारा देश भारत है, ठीक है, हमारे इस भारत के अंदर जो है हर राज्य से जो जनसंख्या है दोस्तों बिल्कुल अलग है, ठीक है। किसी राज्य की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, किसी राज्य की जनसंख्या बहुत कम है,
जैसे कि अगर आप लोग देखोगे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कौन सा स्टेट है, तो आपका यूपी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और वहीं से पर सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इसके पीछे क्या कारण है, तो इसके पीछे जो सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारणों के बारे में आपको बताना है कि इसके पीछे क्या कारण है कि हर राज्य की पॉपुलेशन जो है अलग अलग है। तो देखिए, सबसे पहला कारण तो आता है दोस्तों जलवायु। क्या आता है दोस्तों? जलवायु। ठीक है, जलवायु, जिस राज्य की जलवायु अच्छी रहेगी, ठीक है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा पाएगी। जैसे कि आपका यूपी बिहार की जो पॉपुलेशन जलवायु है, मुंबई दिल्ली की, यहाँ की जलवायु जो है ठीक मानी जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लोग रहते हैं। जलवायु के बाद में दोस्तों जल की उपलब्धता, पानी का जो है यहाँ पर कोई किल्लत नहीं है। उसके बाद में और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर रोजगार वगैरह बहुत अच्छे हैं, फैक्ट्रीज वगैरह हैं, यहाँ पर बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर एजुकेशन के लिए आते हैं, रोजगार के लिए आते हैं। उसके बाद में और क्या लिख सकते हो दोस्तों, मैदानी इलाका है दोस्तों। कैसा इलाका है? मैदानी इलाका है। वहीं पर आप लोग अगर अरुणाचल प्रदेश चले जाओगे, सिक्किम चले जाओगे, जम्मू कश्मीर चले जाओगे, तो वो कैसा इलाका है दोस्तों? पहाड़ी इलाका है। थोड़ी थोड़ी दूर पे जो है, थोड़ी थोड़ी दूर आप लोग को जो है गाड़ी से जाना पड़ेगा, बड़ी बड़ी चट्टाने, पहाड़ है, दुर्गम इलाका दोस्तों, इसलिए लोग वहाँ पर रहते नहीं हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग को इसके अंदर बतानी है दोस्तों, है ना, कि भाई क्या कारण है। तो ये तमाम कारण इसके अंदर है। फिर हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 28 के बारे में। प्रश्न नंबर 28 क्या बात करता है दोस्तों? प्रश्न नंबर 28 बोलता है कि भाई देश के आर्थिक विकास में भारतीय रेल यानी कि इंडियन रेलवे की क्या भूमिका है भाई। तो देखिए कितना कमाल का सवाल पूछा है इसने। ठीक है, यानी कि देश का जो आर्थिक विकास होता है तो उसके अंदर जो है इंडियन रेलवे, ठीक है, भारतीय रेलवे जो है वो क्या क्या भूमिका निभाता है इसके अंदर। तो इसके अंदर आप लोग को बताना है कि भारतीय रेल जो है कौन कौन सी भूमिका निभाता है। तो भारतीय रेल की आपको जो दबा करके इसके अंदर आपको तारीफ करनी है। ठीक है, तो आप लोग इसके अंदर क्या बता सकते हो? पहला आप बता सकते हो इसके अंदर कि भैया भारतीय रेल जो है, जो भारतीय रेल का एक जाल बना पड़ा है उत्तर से, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम है, तो सबको जो है आपका भारतीय रेल क्या करता है दोस्तों? कनेक्ट करता है। ठीक है, तो भाई भारतीय रेल जो है विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल जालों में से एक माना जाता है। ठीक है, यह माल एवं यात्री परिवहन को सुगम बनाने के साथ साथ आर्थिक वृद्धि में भी योगदान देता है। उसके बाद में दोस्तों मेट्रो रेल ने भारत की नगरीय परिवहन व्यवस्था में क्रांति ला दी है। ये लोगों के जो है आने जाने को सुविधाजनक बनाता है। ठीक है, कार्य कुशलता और स्थानीय संदर्भ में वृद्धि करता है। उसके बाद में इसको शुरू तो खैर अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, तो इसका श्रेय जो है अंग्रेजों को जाता है। तो इस तरह से जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान से ही शहरों क्षेत्र, कच्चे माल का उत्पादन क्षेत्रों, बागानों, व्यावसायिक फसलों क्षेत्रों, तो इन सब का जो आना जाना बना रहता है दोस्तों। तो इस तरह से जो है आप लोग बता सकते हो कि किस तरह से जो है रेलवे ने आम जनता के साथ साथ सामान का भी जो है परिवहन का क्या बना दिया दोस्तों? मुख्य साधन बना दिया है ना। हम लोग केवल आते जाते ही नहीं, इससे हम लोग कितना व्यापार करते हैं। लोग इसमें बैठ बैठ कर दूसरे स्थानों पर जाकर अपना सामान बेचते हैं। फिर भारत सरकार इसमें से कच्चा माल जो दुर्गम इलाके होते हैं वहाँ पर ट्रांसफर करती है। तो भारतीय रेलवे ने जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रखा है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, हाँ। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि भाई अब इसी का ऑप्शन दे रखा है विकल्प प्रश्न आपका कि भारत में आर्थिक विकास में पक्की सड़कों की भूमिका बतानी। भाई पक्की सड़कों की, अगर बच्चा चाहे तो रेलवे वाला कर ले, बच्चा चाहे तो पक्की सड़कों वाला कर ले। सड़कों वाला सवाल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, सड़कों की इसके अंदर आपको दबा के खासियत बतानी है कि भाई भारत का सड़क जो है जाल विश्व की द्वितीय विशालतम सड़कों जालों में से एक माना जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि भारत के अंदर आपको पता है कि भैया पूरा भारत है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को भारत का मैप बनाता हूँ। हमारा भारत है दोस्तों, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक। तो लोग जो हैं बाय रोड भी ट्रैवल करते हैं। किससे ट्रैवल करते हैं दोस्तों? बाय रोड। बाय रोड यानी कि हाईवेज वगैरह से। ठीक है, हाईवे आप लोग को पता है कि नेशनल हाईवे इंडिया के अंदर कितने सारे अच्छे अच्छे रोड बना रखे हैं। तो लोग कम समय में जो है लंबी दूरी तय करते हैं हाईवे की सहायता से। उसके बाद में भारत में राष्ट्रीय महामार्गों, राज्य महामार्गों, सीमांत सड़कों का विशाल जाएगा दोस्तों, है ना। उद्योगों, व्यापार तथा कृषि समुदायों के लिए सहायक होकर सड़क जाल ने आर्थिक विकास की गति को क्या बना दिया दोस्तों? बिल्कुल तेज बना दिया है। यह देश की रक्षा तैयारी के लिए बहुत सहायक रही है। मान लीजिए कि जो है पाकिस्तानियों ने जो है कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर दिया है। क्या कर दिया दोस्तों? कश्मीर पे आक्रमण कर दिया। और हमारी सेना कहाँ बैठी है? हमारी सेना बैठी है आपके भोपाल के अंदर। तो अगर बड़ी संख्या में जो सैनिकों को अगर आपको यहाँ पर डिप्लॉय करना है, ठीक है, तो आप या तो रोड की सहायता से करोगे या तो हवाई जहाज की सहायता से करोगे। हवाई जहाज के अंदर क्या है कि आपको जो है हवाई जहाज के अंदर लिमिटेड सैनिक बैठ पाते हैं, लेकिन अगर आप रोड की सहायता से आप लोग ट्रक भर करके जो है सैनिकों को आसानी से जो रोड की सहायता से भेज सकते हो। अगर रोड अच्छे रहेंगे तो आप कम समय में जो आपके सैनिक वहाँ पर पहुँच जाएंगे ना। तो भारत के रोड बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग को इसके अंदर ये खासियत बतानी है। उसके बारे में आप बता सकते हो कि भैया सड़क मार्ग ने जो भारी मात्रा में आप लोग को क्या करता है? माल का ढुलाई करता है दोस्तों, है ना, यातायात में सहायक है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग को इस सवाल के अंदर लिख देनी है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और बाकी आपके अंदर और भी कोई पॉइंट आप लोग लिखना चाहते हो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न नंबर 28 को भी डिस्कस कर लिया कि इसके अंदर हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सवाल को समझ लिया बेहतर तरीके से। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 के बारे में। तो देखिए प्रश्न नंबर 29 और 30 क्या है दोस्तों? मानचित्र पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, आपको मानचित्र मिलेंगे फिर उस आधार पर जो है
आपको प्रश्नों के उत्तर देने। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है कि भैया आपको एक इंडियन मैप दिया जाएगा जिसके ऊपर ए बिंदु, बी बिंदु, सी डी ई एफ जी एच ये अंकित किए गए हैं। आपको इसको देख करके जो है और यहाँ पर आप लोग जो है हिंट ले करके आपको प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। जैसे कि आपको ये मैप दे रखा है, किधर गया मैप, अच्छा मैप तो आप लोग को इसी के साथ मिलेगा, ठीक है। तो उस मैप के अंदर जो है आपको क्या दे रखा है, आपको उस मैप के अंदर लिख रखा है भैया कि कपास, आपको जो बिंदु दे रखा है मैप, तो उसमें ए मार्क होगा, तो उसमें लिखा है कि भाई कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य, यानी कि सबसे ज़्यादा कपास कौन उगाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कपास उगाने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा ये अंतर्राष्ट्रीय मैप है। कौन सा मैप है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मैप है। तो कपास सबसे ज़्यादा कौन उगाता है दोस्तों, तो कपास का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है कौन करता है दोस्तों, कपास का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन। तो कपास का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, ये मैंने प्रश्न नंबर 29वां ले लिया, मेरे को प्रश्न नंबर 29वां लेना है। 2 मिनट भाई, हाँ ये रहा प्रश्न नंबर 29वां। ये विश्व मैप है आपका दोस्तों, वर्ल्ड मैप है, ठीक है। हाँ, तो वर्ल्ड मैप के अंदर जो है एक आपको वर्ल्ड मैप का सवाल मिलेगा और एक आपको इंडियन मैप का सवाल मिलेगा। तो देखिए, तो क्या दे रखा है, एक प्रमुख समुद्री पत्तन, ए पॉइंट आपको दे रखा होगा और उसको देख करके आपको बताना है। तो भाई कौन सा राज्य है, तो ये आपका कौन सा जगह है दोस्तों, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए मेलबर्न है। क्या है दोस्तों, मेलबर्न। उसके बाद में बी अंतर्राष्ट्रीय वायु पतन, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नैरोबी, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी महत्वपूर्ण नौ परिवहन नहर, ये कौन सा होगा दोस्तों, तो आपका कनाडा होगा दोस्तों, ठीक है। फिर इसी तरह से जो है कई सारे होंगे। उसके बाद में प्रश्न नंबर 30 के बारे में देखिए। 30 में जो आपका भारतीय मैप होगा दोस्तों, तो इसके अंदर आपको बताना है कि कपास भारत में अग्रणी राज्य कौन सा जो सबसे ज़्यादा कपास भारत के अंदर उगाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। उसके बाद में बिहार में एक तेल शोधक कारखाना कौन सा है, तो आप लोग को पता होना चाहिए बरौनी है। फिर उसके बाद में उड़ीसा में एक महत्वपूर्ण बॉक्साइट खनन क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कोरापुट बोलते हैं दोस्तों। केरल का एक अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन का नाम क्या है दोस्तों, तो हम लोग को पता है दोस्तों क्या है दोस्तों इसका नाम, तो इसका नाम तिरुवनंतपुरम है। तमिलनाडु में कोयला खनन का एक क्षेत्र, तो इसको क्या बोलते हैं, नेवेली बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा दोस्तों, है ना, तो इसका आंसर क्या है, बिहार है दोस्तों, है ना। तो इस तरह से आप लोग को जो है 30 के 30 सवालों का मैंने अच्छी तरह से सॉल्यूशन आप लोग को बता दिया, एक्सप्लेनेशन के साथ एनालिसिस भी कर लिया। आप लोग को मैंने गाइड भी कर लिया कि आप लोग को किस तरह से पेपरों के अंदर सवाल को न केवल लिखना है बल्कि लिखने से पहले बेहतर तरीके से पढ़ना है, पढ़ के समझना है, ताकि आप लोग अच्छी तरह से पॉइंट्स में आंसर को लिख सको। तो ये था दोस्तों आप लोग का जो है क्लास 12 ज्योग्राफी का प्री बोर्ड का मिड टर्म का जो है आप लोग का क्वेश्चन पेपर था प्रीवियस ईयर का। इसको हम लोगों ने जो है 1 बाय 1 करके अच्छी तरह से सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर आप लोग को समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और मैं जो वीडियोस बनाने वाला हूँ आप लोगों तक बहुत जल्दी पहुँचे, आप लोग उसका फ़ायदा उठा सको। तो इसी के साथ आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा। प्लीज़ आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। और